और थोड़ा बड़ा कर, फाउंड को थोड़ा बड़ा कर। क्या हुआ? चलिए दोस्तों, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और बैठिए बैठिए तेजी से। बैठ गए दोस्त? बैठिए न, क्या कहाँ लगे। और ऑनलाइन वाले से बोला, आवाज नहीं आ रहा, अभी बोलना चालू नहीं किए दोस्त। पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? अच्छा, अर्थशास्त्र के परिभाषा को समझ लिए थे और आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी हम लोग समझ लिए थे। बैठ जाइए, जो भी जहाँ भी है बैठ जाइए। आने जाने वालों पर ध्यान नहीं दीजिए दोस्तों, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जनरल कंपटीशन में सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वार्थी बने रहिए, सिर्फ अपना हित देखिए और किसी का हित मत देखिए। तो पिछले क्लास में ओहो, तब शुरुआत करें। आइए, कहाँ चले जाते, आइए तेजी से बैठिए। चलिए, अनूप कुमार, संदीप कुमार, चंदन कुमार, चौधरी कुमार, नहीं, जावेद आलम, आदर्श कुमार, अंकुर कुमार। पीडीएफ डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। अब शुरुआत करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जो भी बैठ गए हैं अब ध्यान दीजिए, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, बगल की बातों पर नहीं, हमारी बातों पर। पिछले क्लास में हम ये समझे थे कि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा होगी। तो जब अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम समझने की कोशिश किए तो हम ये समझे कि समय के साथ भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन की ओर ले गए, तो आगे चलकर अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र को मानव कल्याण की ओर खींच कर लाए। आगे चलकर रॉबिन्स ने भी अर्थशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की और रॉबिन्स की परिभाषा को दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहते हैं, क्योंकि रॉबिन्स का जो भी अर्थशास्त्र के बारे में वक्तव्य है उस वक्तव्य का लबोलवाब यही निकलता है कि रॉबिन्स कह रहे हैं जो दुर्लभ साधन है उसका किस प्रकार उपयोग करेगा मानव, इसी संबंध में अर्थशास्त्र उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र के परिभाषा को जब हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो हमें अर्थशास्त्र की 3 धाराएं मिलेगी। एक धाराएं ये कहती है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एक धाराएं कहती है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का व्यवहार है, मानव कल्याण का विज्ञान है, और एक धारा कहता है कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है वह दुर्लभ साधनों के संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो कुल मिलाकर 3 परिभाषा है। लेकिन अर्थशास्त्र के जितने भी परिभाषाएं हैं
अगर उनको एक साथ कर दिया जाए तो हमें अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषा प्राप्त होगी? तो अर्थशास्त्र के जितने भी धाराएं हैं या अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को जिन जिन तरह से परिभाषित किया है, उन सारे परिभाषाओं को अगर हम एक साथ कर दे तो अंततः यह पता चलता है कि मानव की जो आवश्यकता है वह बहुत ही कम है। ठीक है, यानी क्या है? सीमित है। मानव की आवश्यकता क्या है? नहीं दोस्तों, सीमित है। मानव की आवश्यकता क्या है? असीमित है। लेकिन आवश्यकता जिन साधनों से पूरा होगा वो साधन इस पृथ्वी पर क्या है? सीमित है। और अब हम करें तो करें क्या? तो पढ़ना पड़ेगा क्या? अर्थशास्त्र, ताकि पता चल सके कि सीमित साधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि असीमित आवश्यकताओं में अधिकतम आवश्यकता संतुष्ट हो सके या पूरा हो सके। तो अर्थशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं हैं, उन सारे परिभाषाओं को अगर हम एक साथ मिला दे तो एक ऐसी परिभाषा आती है जो समय बीतने के साथ भी सर्वमान्य रहेगा, सबको मान्य रहेगा। वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा यही है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो बताता है कि सीमित साधनों का उपयोग किस प्रकार करे ताकि असीमित आवश्यकता जो मानव की है उसमें अधिकतम आवश्यकता उनकी पूरी हो सके या अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो सके। उसके बाद हम पढ़े थे आर्थिक कार्य क्या है। आर्थिक कार्य क्या है? तो मानव के वे कार्य जो वो अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा आर्थिक कार्य हुआ, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारे जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो निश्चित तौर पर आर्थिक कार्य और अनार्थिक कार्य, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप समझ गए होंगे। और इस आधार पर भी अर्थशास्त्र को हम परिभाषित किए कि अर्थशास्त्र आर्थिक कार्यों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो इतना हम पिछले क्लास में समझ चुके थे और निश्चित तौर पर आप लोग समझ गए होंगे। ये कैसे पता चलेगा कि आप समझे कि नहीं समझे? ये तब पता चलेगा जब आप प्रश्नों पर गए होंगे। प्रश्न पर जब गए होंगे तो प्रश्न आपसे बनने लगा होगा। दोस्तों, प्रश्न समझ के बनने लगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब समझते हैं, सब समझकर प्रश्न को बना देते हैं। जरूरत है कि जो समझकर आप जिन प्रश्नों को बना रहे हैं और वो बन गया, वो आपको याद रहनी चाहिए, परीक्षा तक याद रहनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? तो आप लोग प्रश्न पर गए थे, बन रहा था, बनेगा दोस्तों। पूरा जब पढ़ा देंगे तो पूरा बन जाएगा। आइए दोस्तों, अब आगे की शुरुआत करते हैं और आगे हम ये समझेंगे कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? अर्थशास्त्र के जितने प्रकार आप कर दीजिए उतने प्रकार हो जाएगा। लेकिन हम एक अर्थशास्त्री के दिमाग की उपज की बात करेंगे और उस अर्थशास्त्री का नाम है रेगनर फ्रीस। रेगनर फ्रीस ने जो अर्थशास्त्र को बांटा है, इन्हीं के बंटवारा को सारे अर्थशास्त्रियों ने मान्य किया है। अर्थशास्त्र का बंटवारा भी अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग नजरिए से किए हैं, लेकिन जो बंटवारा अर्थशास्त्री रेगनर फ्रीस के द्वारा किया गया है वो बंटवारा सर्वमान्य है। सभी अर्थशास्त्री ने उसको मान्यता प्रदान की है दोस्तों। और अर्थशास्त्री रेगनर फ्रीस ने समूचे अर्थशास्त्र को, संपूर्ण इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है। संपूर्ण इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। यानी कि अर्थशास्त्र के मुख्य कितने भाग हैं? इकोनॉमिक्स के मुख्य कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। एक का नाम है दोस्तों माइक्रो और एक का नाम है मैक्रो। माइक्रो और
माइक्रो को हिंदी में कहते हैं क्या? व्यष्टि। और मैक्रो को कहते हैं समष्टि। मैक्रो को कहते हैं समष्टि। तो अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का ये बंटवारा किसके द्वारा किया गया है? रेगनर प्रिस के द्वारा। रेगनर प्रिस नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री है। तो अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, व्यष्टि और समष्टि। ये बंटवारा किसने किया है? रेगनर प्रिस ने किया है। किसने किया है? अब हम समझेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब यह जो बंटवारा हुआ है, अर्थशास्त्र का जो ये बंटवारा हुआ है, यह मुख्यतः हुआ है आर्थिक कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? रेगनर प्रिस ने अर्थशास्त्र को जो 2 भागों में बांटा है, इनके बंटवारा करने का आधार क्या है? आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य आप लोग समझ रहे हैं ना? जो मानव का वो कार्य जिसका संबंध जीव को उपार्जन करने से है, वही मानव का क्या है? आर्थिक कार्य है। आर्थिक कार्यों के आधार पर ही रेगनर प्रिस ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आइए समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो रेगनर प्रिस ने किस आधार पर अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है? आर्थिक कार्यों का आधार पर। अब अगर आप नाम देखिएगा दोस्तों, तो माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो और मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यक्तिगत अथवा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यक्तिगत पर्सनल, व्यक्तिगत को अंग्रेजी कहते हैं पर्सनल। व्यक्तिगत अथवा एक इकाई। एक इकाई का मतलब कोई एक कंपनी हो गया, कोई एक फर्म हो गया। व्यक्तिगत अथवा एक इकाई के आर्थिक कार्यों का अध्ययन। व्यक्तिगत अथवा एक इकाई के आर्थिक कार्यों का अध्ययन जिस अर्थशास्त्र में करते हैं, वह कौन सा अर्थशास्त्र है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक इकाई अथवा व्यक्तिगत स्तर पर जब आर्थिक कार्यों का अध्ययन करते हैं, तो वह अर्थशास्त्र क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और इसका भी परिभाषा आप जान लीजिए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को अभी हम नहीं बताए हैं, फिर भी यहां पर जिक्र हो रहा है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे मान लेते हैं अपना देश भारत एक अर्थव्यवस्था है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यों का अध्ययन जिस अर्थशास्त्र में करते हैं, वो क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक कार्य क्या है, ये तो आप समझ गए ना। मानव के वे कार्य जिसका संबंध जीव को उपार्जन करने से है, वे कार्य मानव के क्या कहलाते हैं? आर्थिक कार्य कहलाते। उसी आधार पर रेगनर प्रिस ने अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा, व्यष्टि और माइक्रो और मैक्रो। ऐसा अर्थशास्त्र जो व्यक्तिगत या केवल एक इकाई के आर्थिक कार्यों का अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है? ऐसा अर्थशास्त्र जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक कार्यों का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यों का अध्ययन जब हम कर रहे होते हैं, तो वो कौन सा अर्थशास्त्र? केवल एक इकाई या व्यक्तिगत स्तर पर जब आर्थिक कार्यों का अध्ययन कर रहे, तो वो क्या कहलाता है? व्यष्टि। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए।
उदाहरण के लिए महिंद्रा एक कंपनी है, महिंद्रा की कई सारी कंपनियां हैं। महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जांपल ले लिए। महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी में जो कारों का उत्पादन होता है उससे संबंधित क्रियाओं का जब हम अध्ययन कर रहे होंगे तो वो कौन अर्थशास्त्र होगा? वो क्या होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। क्योंकि यहां पर एक इकाई है और वो एक इकाई क्या है? महिंद्रा। महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी के आर्थिक कार्यों का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित ही वो अर्थशास्त्र कौन है? अब फिर वहीं पर भारत के ऑटोमोबाइल कंपनियों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, भारत के ऑटोमोबाइल कंपनियों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समष्टि कहलाएगा। क्योंकि हम भारत के ऑटोमोबाइल कंपनी कर रहे हैं और भारत एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था है और उसके सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों का अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो क्या है? लेकिन महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी के आर्थिक कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या होगा? व्यष्टि को। महिंद्रा ऑटोमोबाइल केवल एक इकाई है, केवल एक कंपनी है। जब भारत की बात करते हैं वो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था, वो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। राहुल के पिता के किराना दुकान के समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, राहुल के पिता के किराना दुकान के समस्त आर्थिक गतिविधियों का जब हम अध्ययन करेंगे तो वह कौन अर्थशास्त्र होगा? क्या होगा? व्यष्टि होगा कि ना? क्योंकि यहां पर हम व्यक्तिगत रूप से आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से केवल एक है, वो है राहुल का पिता। वहीं हम कह देंगे कि भारत के किराना दुकानदारों के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किसमें आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? समष्टि में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? केवल एक इकाई या व्यक्तिगत स्तर पर जब हम आर्थिक कार्य, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? समूचे अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों का या आर्थिक कार्यों का अध्ययन करते हैं तो समष्टि कहलाता है। दोस्तों एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो व्यष्टि और समष्टि है, कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिसका अध्ययन केवल व्यष्टि में होता है और कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसका अध्ययन केवल समष्टि में होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जब आप बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, जब बात आप करते हैं गरीबी की, जब आप बात करते हैं बेरोजगारी की, जब बात आप करते हैं सरकार के बजट की, ठीक है, सरकार के बजट की, तो ये सब वे आर्थिक गतिविधियां हैं या ये सब वे आर्थिक मुद्दे हैं जिसका अध्ययन केवल संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर ही संभव है, एक एक करके संभव नहीं है। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन, गरीबी का अध्ययन, बेरोजगारी का अध्ययन, सरकारी बजट का अध्ययन, ये केवल किस अर्थशास्त्र में हो सकता है? किस अर्थशास्त्र में? समष्टि अर्थशास्त्र में। क्योंकि जब भी आप राष्ट्रीय आय निकालिएगा, राष्ट्रीय आय मतलब पूरे राष्ट्र की आय। राष्ट्रीय आय का संबंध किसी भी एक व्यक्तिगत इकाई से हो सकता है? नहीं हो सकता। जब भी हम गरीबी का अध्ययन करेंगे तो पूरे भारत की गरीबी का अध्ययन करना पड़ेगा। कि हमें एक किसी इकाई का मान लेंगे कि राहुल के घर के गरीबी का अध्ययन कर लिए, हो गया, पूरा भारत का हो गया, संभव है ऐसा? तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो केवल और केवल कहां पर हो सकता अध्ययन? यानी बेरोजगारी का अध्ययन केवल कहां? गरीबी का अध्ययन केवल कहां? राष्ट्रीय आय का अध्ययन केवल कहां? सरकारी बजट का अध्ययन कहां? क्योंकि सरकार जो बजट बनाती है पूरे अर्थव्यवस्था के लिए बनाती है, पूरे देश के लिए बनाती है, एक आदमी के लिए बजट नहीं बनाती है। क्लियर है बात का? तो कुछ ऐसे भी आर्थिक मुद्दे हैं, अर्थशास्त्र के मुद्दे को आर्थिक मुद्दे भी कहते हैं। कुछ ऐसे आर्थिक मुद्दे हैं जिसका अध्ययन केवल और केवल कहां हो सकता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में संभव
नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अगर हम देखें व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका अध्ययन होता है? मुख्य रूप से अध्ययन होता है कि वस्तु या सेवा की कीमत निर्धारण किस प्रकार होगा। वस्तु या सेवा की कीमत निर्धारण किस प्रकार होगा, इसके लिए आपको पूरे अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। वस्तु या सेवा की कीमत तय करनी है तो कीमत तय करनी है तो हम देखेंगे कि कितना इसमें साधन लगा है, कितना हमें प्रॉफिट चाहिए, जोड़ करके हम कीमत को तय कर देंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में या माइक्रो इकोनॉमिक्स में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? वस्तु और सेवा के कीमत निर्धारण किस प्रकार होगा, इसका अध्ययन कर सकता है। इसे आप शॉर्ट में कीमत निर्धारण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से कीमत निर्धारण के ऊपर अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी बजट का अध्ययन होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट का अध्ययन होता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से कीमत निर्धारण का अध्ययन होता है। मुख्य रूप से कीमत निर्धारण का अध्ययन होता है। इसलिए कभी कभी व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण करने वाला भी अर्थशास्त्र कह देते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कभी कभी क्या कह देते हैं? कीमत निर्धारण वाला अर्थशास्त्र भी कह सकते। कीमत निर्धारण करने वाला अर्थशास्त्र। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? क्लियर? तो अर्थशास्त्र के प्रकार को समझे। आइए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करके हम अब आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है। रेगनर फ्रीस आपसे यह भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र का बंटवारा किसके द्वारा किया गया है? रेगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को आप समझे कि नहीं समझे? एक व्यक्तिगत इकाई या एक इकाई के आर्थिक गतिविधि या आर्थिक कार्यों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में होगा? समूचे देश के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन या समूचे अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधि या आर्थिक कार्यों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। क्लियर है? बात समझ गए? उदाहरण के लिए आपसे पूछेगा सोनालिका ट्रैक्टर के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कहां पर? व्यष्टि में होगा। काहे होगा? क्योंकि सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी एक कंपनी और जहां एक वहां क्या, जहां पूरा वहां क्या। आपसे पूछेगा भारत के ट्रैक्टर उद्योगों के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। क्लियर हो गया? अब आप ये समझिए कि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका अध्ययन होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका अध्ययन होता है? कीमत निर्धारण करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? कीमत निर्धारण करने वाले। नो प्रॉब्लम दोस्तों। क्लियर? समझ गए? मतलब समझा दीजिएगा कि नहीं? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में होगा? पटना के सारे कोचिंग इंडस्ट्री के, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन व्यष्टि में होगा, क्योंकि इकाई केवल एक है। वहीं जब हम बोल देंगे पटना के संपूर्ण कोचिंग उद्योगों के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, यह हम भारत नहीं बोले हैं लेकिन फिर भी पटना बोले हैं। अब पटना के सभी कोचिंग, जैसे बोल दिए पटना के सभी कोचिंग हो गया, पूरा हो गया, समष्टि हो गया। क्लियर हो गया ना?
लेकिन एक दिक्कत है कि अर्थशास्त्र के दो भाग जरूर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग पूरी तरह से नहीं है दोस्तों। अर्थशास्त्र के दो भाग जरूर हैं, लेकिन दोनों भाग एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। आप कहिएगा कि हम समष्टि ही पढ़ेंगे, व्यष्टि नहीं पढ़ेंगे, आप अर्थशास्त्र नहीं पढ़ पाइएगा। कोई कहेगा कि हम व्यष्टि में ही रहना चाहते, समष्टि में नहीं जाना चाहते, तो वो भी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ पाएगा। मतलब हम कहना यह चाह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के दो भाग अलग अलग जरूर है, व्यष्टि और समष्टि, लेकिन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है दोस्तों। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं है। आखिर कैसे अलग नहीं है? तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है तो उससे पहले आपको व्यष्टि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बिना व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़े हम समष्टि अर्थशास्त्र के समझ को विकसित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए दोस्तों, भारत के संपूर्ण ऑटोमोबाइल कंपनी के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कहां होगा? समष्टि में होगा। लेकिन समष्टि में जब भारत के संपूर्ण ऑटोमोबाइल कंपनियों का अध्ययन करने लगिएगा तो अध्ययन तो एक एक करके न होगा। पहले आप महिंद्रा का करिएगा, फिर टाटा का, फिर हुंडई का, फिर मारुति का, एक एक करके न अध्ययन करिएगा। एक एक करके न संपूर्ण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी समष्टि अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? व्यष्टि पढ़ना पड़ेगा। यानी व्यष्टि प्लस व्यष्टि प्लस व्यष्टि इक्वल टू, बात को समझे कि नहीं समझे? व्यष्टि के बिना समष्टि अधूरा है, न समझ है दोस्तों। क्लियर? तो अर्थशास्त्र के दो अलग अलग भाग जरूर हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। समझ विकसित करना है, मजा नहीं लेना है। क्लियर? क्लियर हो गया? क्या वही अमर कुमार को क्या करो हाजी? अमर कुमार का कमेंट नीचे करो, दिक्कत है बहुत। नीचे करिए ना उसको, देख लेते हैं। एक बार पढ़िए व्यष्टि समष्टि को, आप पढ़िए तो। अरे तुम इतना लेट करेगा जी? कहाँ है? ए यार भागो यार, निकलो, भेजो दूसरा को। गजब कहते हैं कुछ कर रहा है कुछ। कहाँ मिला तुमको अभी? हाँ निकलो, निकलो तुम रे, निकलो बाबू यहाँ से, निकलो। निकलने दीजिए उसको, जाओ भेजो दूसरा को। नौ टैंक लगाओ यहाँ, दूसरा ड्यूटी लगाओ यहाँ पे। अब ऑनलाइन है उसका, तुम देखबे नहीं कर रहा, कमेंट पढ़िए नहीं रहा, पढ़ ले जा रहा, मिल भी नहीं रहा है, तो तुम क्या मेरे विद्यार्थी को कर लेगा? जो भी वहां पर स्टाफ है जाके बोलिए मेन स्टाफ को कि अमर कुमार का क्या दिक्कत है, उसको दूर करे तुरंत। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। तो हम क्या समझे कि अर्थशास्त्र के दो प्रकार जरूर हैं, लेकिन दोनों के एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों एक दूसरे पर
निर्भर है। बात को समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई दिक्कत होगा? नहीं ना होगा। बेष्टि क्या है, समष्टि क्या है, इसमें कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आ रहा है कि कुल मांग यानी टोटल डिमांड का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में होगा? अब देखिए, कुल लगा हुआ है, टोटल लगा हुआ है, और जब भी टोटल लगा हुआ तो समझिए वो पूरे क्षेत्र की बात कर रहा है। जैसे हम यहां रहकर कह रहे हैं कि कुल मांग कितनी है, तो इसका मतलब हमारे नजर में या तो पटना है, या बिहार है, या पूरा भारत है। तो जब ये किसी मुद्दे के आगे कुल लग जाए, टोटल लग जाए, समझिए अब वो किसका क्षेत्र हो गया? समष्टि का क्षेत्र हो गया। उदाहरण के लिए आपसे पूछ दे, कुल मांग का अध्ययन कहां होगा? ठीक है, कुल सप्लाई का अध्ययन कहां होगा? समष्टि में होगा। क्लियर? जिस भी मुद्दे के आगे कुल लगा है, समझ जाइए अब वो कहां जाएगा? समष्टि में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। गरीबी का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में? समष्टि अर्थशास्त्र में। बेरोजगारी का अध्ययन, बजट का अध्ययन, सोनू के घर के बजट का अध्ययन किसमें? व्यष्टि में हो जाएगा, क्योंकि इकाई केवल अब एक हो गया। जब हम कहते हैं बजट का अध्ययन तो वो सीधे हो जाता है कि हम सरकारी बजट की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर हम क्लियर कर दे कि सोनू के घर के बजट का अध्ययन करना है, तो एक इकाई हो गया, वो किसमें आ गया? क्या हो गया? व्यष्टि में हो गया। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दोस्तों, अर्थशास्त्र के परिभाषाओं को हम समझ चुके हैं और ढेर सारे परिभाषा को भी हम समझे। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित साधनों के संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। आइए अर्थशास्त्र की एक और परिभाषा आपके आगे हम रखते हैं दोस्तों। अब यह परिभाषा देखकर आपको ज्यादा चौंकिएगा नहीं, बिल्कुल आप कहिएगा हाँ असली परिभाषा तो ये है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थव्यवस्था तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। एक परिभाषा और आपके सामने में है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थव्यवस्था तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें धन का अध्ययन किया जा सकता है, धन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव कल्याण के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित साधनों के संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आर्थिक कार्य अथवा आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है और वह विज्ञान है जो किसका अध्ययन करता है? अर्थव्यवस्था तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थव्यवस्था तथा उनके समस्याओं का अध्ययन होता है। लेकिन सवाल है कि ये अर्थव्यवस्था ही क्या है जिसका हम अध्ययन अर्थशास्त्र में करेंगे? तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र तो विज्ञान है, आप समझ ही गए हैं। अर्थशास्त्र मानव से संबंधित विज्ञान है, इसलिए अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के श्रेणी में रखा गया है। तो अर्थशास्त्र विषय है, कैसा विषय है? विज्ञान वाला विषय है। कैसा विज्ञान वाला विषय है? सामाजिक विज्ञान वाला विषय है। इसमें क्या पढ़ते हैं? ढेर सारा चीज पढ़ते हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है? अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन ये अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? आइए दोस्तों, अर्थव्यवस्था को समझते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी
अर्थव्यवस्था क्या है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन है रितेश आर्यन जी का। रितेश आर्यन जी पूछ रहे हैं पशुपालन किस में आएगा? पशुपालन किसका? अगर पशुपालन मान लीजिए पूछ दिया दिलीप कुमार ठाकुर के पशुपालन का अध्ययन किस में आएगा? सतीश कुमार वर्मा के पशुपालन का दिया भारतीय पशुपालन, बस वही बात है। किसी एक का पशुपालन आप पढ़िएगा वो बेस्टी होगा, अब पूरा का पढ़िएगा तो समष्टि होगा। क्या हम बेस्टी को पढ़े बिना समष्टि को पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं? नहीं ना जी, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आइए अब समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। एक बात तो आप कह ही सकते हैं कि जो भी है इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? व्यवस्था है और क्या? क्या जी? अर्थव्यवस्था क्या है? एक बात तो क्लियर हो गया है कि व्यवस्था ही है कोई ना कोई, लेकिन ये कैसी व्यवस्था है वही तो जानना है। तो आइए दोस्तों, किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य या किसी भी देश के लोग अपने जीविकोपार्जन करने के लिए आर्थिक कार्य करते रहते हैं कि दोस्तों? अब कोई पूछेगा पढ़ना आर्थिक कार्य है? बिल्कुल आर्थिक कार्य है, क्योंकि ये एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, ये आप जीविकोपार्जन के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी होगा उसके बाद बल्ले बल्ले होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से आप आर्थिक कार्य ही कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश के लोग, सभी लोग अपने जीविकोपार्जन करने के लिए क्या करते हैं? आर्थिक कार्य करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब आप समझिए कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश, किसी भी राज्य के जो लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग जो आर्थिक कार्य करते हैं, तो क्या एक ही तरह के आर्थिक कार्य करते हैं? क्या किसी क्षेत्र या किसी राज्य या किसी देश के सभी लोग एक ही तरह के आर्थिक कार्य करते हैं? नहीं करते हैं, वे अलग अलग के आर्थिक कार्य करते हैं। मसलन कोई कृषि में अपना कार्य कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। कोई जो है उद्योग चला रहा है, कोई क्या कर रहा है? उद्योग चला रहा है। कोई क्या कर रहा है? दुकान कर रहा है। कोई शेयर मार्केट में क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। कोई शेयर मार्केट में क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। यानी तरह तरह के क्या कर रहा है? आर्थिक कार्य। तो किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य या किसी भी देश के भिन्न भिन्न लोग अपने जीविकोपार्जन करने के लिए आर्थिक कार्य करते रहते। किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य या किसी भी देश के सभी लोग एक तरह के आर्थिक कार्य नहीं करते। कोई खेती करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कोई उद्योग खोल के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कोई दुकान छोटे छोटे चलाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कोई निवेश करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन सब अलग अलग आर्थिक कार्य कर रहा है। लेकिन इन सब के आर्थिक कार्यों को आपस में जोड़ना बहुत जरूरी है। सबके आर्थिक कार्यों को आपस में जोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो जो दुकान कर रहा है वो दुकान कर रहा है, लेकिन वो खाना पीना खा रहा है कि नहीं? तो खाना पीना खाने के लिए उसको किससे संपर्क करना पड़ेगा? खेती। अगर दुकानदार कहेगा नहीं भाई हम दुकान करते हैं, हमको और कुछ से मतलब नहीं है, गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। क्योंकि रात में जाकर खाना खाएगा, और खाना आता है कहां से? अब कहिएगा खाना आता है उसके दुकान से, ये अलग बात हो गया। लेकिन फिर दुकान का कच्चा सामान कहां से आएगा? खेती से। तो दुकानदार को भी जुड़े रहना है किससे? खेती को भी जुड़े रहना किससे? उद्योग को भी जुड़े रहना किससे?
यानी कि अलग अलग आर्थिक कार्य सब करते हैं, लेकिन उसका आपस में जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर की आवश्यकता खुद ब खुद पूरी नहीं होगी। उन सब का आवश्यकता एक दूसरे से मिलजुल कर ही पूरा होगा, और आवश्यकताएं जब मिलजुल कर पूरा होगा तो भिन्न भिन्न लोगों के आर्थिक कार्य को आपस में मिलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भिन्न भिन्न लोगों के आर्थिक कार्य को आपस में मिलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और भिन्न भिन्न लोगों के आर्थिक कार्य को मिलाने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? क्या बनानी पड़ेगी? जो व्यवस्था बनेगी उसे क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? अर्थव्यवस्था कहिएगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी क्षेत्र अथवा किसी राज्य अथवा किसी देश के समस्त लोगों के आर्थिक कार्यों को आपस में जोड़ता है, या समस्त लोगों के आर्थिक कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करवाता है, सामंजस्य स्थापित करवाता है। बात को समझे कि नहीं समझे आप? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी क्षेत्र अथवा किसी राज्य अथवा किसी देश के सभी लोगों के आर्थिक कार्यों को जोड़ता है, या सभी लोगों के आर्थिक कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करवाता है, सामंजस्य स्थापित करवाता है। दोस्तों समझे? अब कहिएगा कैसे सामंजस्य स्थापित होगा? इसके लिए आपको अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। क्या सामंजस्य स्थापित करने का एक ही व्यवस्था है? नहीं, कई व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था के बारे में कैसे जानेंगे? अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। बात समझे? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी लोगों के आर्थिक कार्यों को आपस में जोड़ेगा, या सभी लोगों के आर्थिक कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करवाएगा। क्या करवाएगा? सामंजस्य स्थापित करवाएगा। अगर सामंजस्य स्थापित भिन्न भिन्न लोगों के आर्थिक कार्य के बीच नहीं हुआ तो कोई अपना आर्थिक कार्य नहीं कर पाएगा। खेती को अगर उद्योग दुकान से नहीं जोड़िएगा, या उद्योग को दुकान से नहीं जोड़िएगा, तो कोई भी आर्थिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना ही पड़ेगा कि ताकि उद्योग जो तैयार करे वो दुकान में जाकर बिके, ताकि खेती जो प्रोडक्ट तैयार करे वो उद्योग में जाकर नए प्रोडक्ट में वो बदले। तो एक विशेष क्षेत्र या राज्य या देश के भिन्न भिन्न लोगों के आर्थिक कार्यों को आपस में जोड़ना या आपस में सामंजस्य स्थापित करवाना अति आवश्यक है, और इसके लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, और जो व्यवस्था बनती है वही कहलाती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? और जब व्यवस्था बन जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था बन जाती है, तो अर्थव्यवस्था बन जाने से क्या होता है? अर्थव्यवस्था बन जाने से होता यह है कि मुद्रा का चक्रीय प्रवाह शुरू हो जाता है। मुद्रा का चक्रीय प्रवाह शुरू हो जाता है। मुद्रा का चक्रीय प्रवाह शुरू हो जाता है। जब अर्थव्यवस्था बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है? मुद्रा का चक्रीय प्रवाह शुरू हो जाता है। अब आप कहिएगा ये चक्रीय प्रवाह क्या है? मुद्रा तो आप समझ नहीं रहे होंगे, हालांकि एक पूरा का पूरा चैप्टर है मुद्रा के नाम से, जो हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। फिलहाल मुद्रा क्या है थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। तो उसका क्या होता है? चक्रीय प्रवाह कब होता है? जब अर्थव्यवस्था बन जाती है। जब अर्थव्यवस्था बन जाती है अर्थात सभी लोगों के आर्थिक कार्य आपस में जुड़ जाते हैं, तब क्या होता है? मुद्रा का चक्रीय प्रवाह होने लगता है। मुद्रा का चक्रीय प्रवाह होने लगता है। उदाहरण ले लेते हैं। आपको गर्मी लगा, आइसक्रीम जाकर खा लिए, आपके पास जो मुद्रा था कहाँ चला गया? आइसक्रीम वाले के पास चला गया। आइसक्रीम वाला को अब दूध चाहिए, चल गया आप ही का पैसा लेके कहाँ? दूध वाले लग। तो उसी पैसा से वो क्या खरीदा? दूध खरीदा, ताकि फिर आइसक्रीम वो बना सके। आपका पैसा आइसक्रीम वाले से दूध वाले।
दूध वाले पर सरकार ने टैक्स लगाया, आपका पैसा दूध वाला दे आया किसको? सरकार को। सरकार बोला कि अब सबको सब्सिडी देना है, सरकार सब्सिडी देना चालू किया, आपका पैसा फिर आ गया सब्सिडी के रूप में जनता को। जनता कहा कि फिर हम आइसक्रीम खाएंगे, फिर चला गया आपका पैसा कहाँ? आइसक्रीम वाले के पास। यानी पैसा अर्थात क्या? मुद्रा रुका हुआ घूम रहा है। क्या है? घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। कौन घुमा रहा है? अर्थव्यवस्था। अगर यह व्यवस्था नहीं बनेगी तो पैसा घूमेगा ही नहीं। अब पैसा घूमेगा ही नहीं, कम होगा ही नहीं, कम होगा ही नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों? बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? तो अर्थव्यवस्था क्या है समझ गए कि नहीं समझे? नहीं भी समझे तो इतना तो आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वास्तव में कोई व्यवस्था ही होगी क्या? इतना बात तो हम बोल ही सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि आखिर कौन सी व्यवस्था है ये बताइए, फिर आपको याद नहीं, कोई तो कोई व्यवस्था है, फिर भी आप भूल गए। तो फिर आप आगे बोल सकते हैं कि अच्छा जो भी व्यवस्था है ना, अर्थशास्त्र में जाकर आप पढ़ लीजिए, वहीं पर दिया हुआ है। क्या इतना घुमा घुमा के तो आप बता ही सकते हैं। अब घुमा घुमा के बताने की क्या जरूरत है? आप जाने कि नहीं जाने अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था जो सबके आर्थिक कार्यों को क्या करे? जोड़ दे, ताकि क्या हो सके? अब मुद्रा का चक्रीय प्रवाह होगा तभी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होते रहेगा। और आप जानते हैं ना अर्थव्यवस्था का सबसे मेन काम या किसी भी देश का सबसे मेन काम क्या है? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन होना ही नहीं जरूरी है, प्रोडक्शन होते रहना जरूरी है। और प्रोडक्शन होते रहने के लिए क्या होना जरूरी है? मुद्रा का चक्रीय प्रवाह होना जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? अर्थव्यवस्था समझ गए? वैसे अर्थव्यवस्था का 3 परिभाषा आपको दिए हैं, 3 में कोई एक याद कर लीजिएगा। एक बार तीनों परिभाषा को पढ़ दीजिए तो। चलिए क्वेश्चन आ रहा है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स कीमत निर्धारण कैसे करता है? आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, अंकित शर्मा आ रहे हैं। क्या हुआ? क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत? ऐसी व्यवस्था जो सभी लोगों के भिन्न भिन्न तरह के आर्थिक कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करवाए या सभी लोगों के भिन्न भिन्न आर्थिक कार्यों को एक सूत्र में बांध दे अथवा जोड़ दे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए निरंजन कुमार कह रहा कि नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट इज दिस? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अब आते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे मुख्य काम क्या है और उत्पादन कितने प्रकार के पदार्थों का, कितने प्रकार की चीजों का होता है? वस्तु और सेवा का। आप चाहे वस्तु का उत्पादन करिए, आप चाहे वस्तु का उत्पादन करिए, आप चाहे सेवा का उत्पादन करिए, इसके लिए कितने साधनों की आवश्यकता है? 4 साधनों की आवश्यकता है। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। उद्यम को अंग्रेजी में इंटरप्राइजेज कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 4 प्रकार के आर्थिक कार्य होते हैं: उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। उन 4 प्रकार के आर्थिक कार्यों में सबसे मुख्य आर्थिक कार्य क्या है? उत्पादन है। उत्पादन ही अन्य सभी आर्थिक कार्यों की जननी है। ऐसा इसलिए कि मानव की आवश्यकता तभी पूरा होगा जब क्या होगा? उत्पादन होगा।
और आप उत्पादन चाहे वस्तु का कीजिए या सेवा का कीजिए, आपको किसी भी चीजों का उत्पादन करने के लिए 4 फैक्टर यानी 4 साधन चाहिए। 4 साधन चाहिए। वो चाहिए भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। क्यों चाहिए? तो आप मान लीजिए वस्तु का ही उत्पादन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप टोटो का उत्पादन करना चाहते हैं। टोटो समझते हैं, बैटरी वाला रिक्शा। मान लीजिए हमें बैटरी वाला रिक्शा या टोटो का उत्पादन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? भूमि, जहां आप यूनिट लगाइएगा। फिर आपको क्या चाहिए? ताकि आप कुछ मशीन खरीदिएगा। फिर आपको क्या चाहिए? श्रम करने वाले लोग चाहिए जो काम करेगा। और आप जो ये काम कर रहे हैं, आप खुद किसकी भूमिका में है? उद्यम की भूमिका में। यानी आप खुद क्या हुए? उद्यम। यानी ये 4 चीज चाहिए ही चाहिए। भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए और उद्यम चाहिए। इस चारों को कहते हैं उत्पादन का साधन। क्या कहते हैं? उत्पादन का साधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन का कितने साधन है? 4 साधन है। भूमि, पूंजी, श्रम और। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए कि ये जो 4 साधन है, इस साधनों के स्वामित्व के आधार पर, साधनों के स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। स्वामित्व का मतलब, स्वामित्व का मतलब, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिक होता है। तो साधनों के स्वामित्व, कौन साधन? अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में कहीं भी साधन दिख जाए तो समझ जाइए वो भूमि, पूंजी या श्रम या उद्यम की बात कर रहा है। तो साधनों के स्वामित्व या साधनों के मालिक के आधार पर आपको अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 तरह का मिलेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि भूमि का मालिक कौन है, पूंजी का मालिक कौन है, श्रम का मालिक कौन है, उद्यम का मालिक कौन है, इस आधार पर देखेंगे तो हमें कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था मिलेगा? साधनों के स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के अर्थ? 3, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और। तो अर्थव्यवस्था को कई तरीके से बांटा जाता है। हम भी सब तरीके से बांटेंगे। पहला बंटवारा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है अर्थशास्त्रियों के नजर में, वह है साधनों का स्वामित्व। साधनों के स्वामित्व यानी कि इन सब का मालिक कौन है, इस आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था को बांटे, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटे, तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होगा? कितने प्रकार के होगा? कौन कौन? क्लियर हो गया? आइए दोस्तों, एक एक करके इन अर्थव्यवस्था के लक्षण और विशेषताओं पर हम बात करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे किस पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है? बात कर रहे हैं बहुत लोग। क्लियर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आई तुम ब्लॉक करो तो जी, क्या क्या बोल रहा है सब। ब्लॉक करो, ब्लॉक करो सबको जो गड़बड़ सरबड़ बोलता है। हम क्या बोले थे शुरुए दिन कि इकोनॉमिक्स अगर आप पहले बिल्कुल भी ना पढ़े हैं तो हो सकता है कि आपको पहली बार बहुत ज़्यादा समझ में ना आए। ये सबके साथ होता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रश्न आपको याद होगा।
टेंशन लीजिएगा तो मान लीजिए 10 बात हम बताए। कितना बात? 10 बात बताए। 10 बात बताए, उसमें आप 6 बात नहीं समझे, लेकिन 4 बात समझ गए। अब आप टेंशन लीजिएगा 6 बात तो हम समझे ही नहीं, 4 बात समझ के क्या करेंगे? तो इस तरह से नहीं सोचना है। 4 समझे, फिर हो सकता है धीरे धीरे उसको 4 समझे, उसी के समझ के आधार पर आगे का 6 भी आप क्या हो जाएगा? समझ जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक के बार में बताए और आप एक के बार में समझ ले। वैसे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एकदम निम्न से निम्न स्तर पर जाकर आपको पूरी की पूरी बातों को क्लियर करें। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? स्पीड में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम जगह से, यानी कि आपके जीवन से एग्जाम्पल को उठा रहे ताकि और आपकी समझ विकसित हो। अब देखिए, एक दीपक राम है कि वो जीविकोपार्जन क्या होता है वो नहीं समझ रहा है। जीविकोपार्जन का मतलब होता है कमाई धमाई, पर्यायवाची, ठीक है ना। जीविकोपार्जन का मतलब होता है कमाना धमाना। अब ये शब्द ही नहीं समझ रहे हैं, जीविकोपार्जन आप नहीं समझ रहे हैं, हिंदी का शब्द समझने में दिक्कत होता है, तो आप इंग्लिश मीडियम में जाइए, शब्दों को दिक्कत होगा। जीविकोपार्जन शब्द बहुत आम शब्द, नहीं समझ में आ रहा है, आप सहायता ले लीजिए डिक्शनरी का। लेकिन हम आपको बता दें कमाना धमाना ही क्या है। कमाना धमाना तो आप समझ रहे हैं ना, जीविकोपार्जन है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, समझते हैं किसके बारे में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधन, कितने साधन है? 4 साधन है। भूमि है, पूंजी है, श्रम है और उद्यम है। भूमि है, पूंजी है, श्रम है। उत्पादन के साधनों पर अगर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उत्पादन के साधनों पर अगर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिक निजी व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कई विशेषता है, हम एक एक करके सब पर आ रहेंगे। मैं इसका मतलब यह नहीं कि केवल यही एक विशेषता है पूंजीवादी का, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता है कि इस अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम पर किसका अधिकार होता है? किसका अधिकार होता है? तो जब उत्पादन के साधनों का मालिक कोई निजी व्यक्ति है, सरकार नहीं है, समाज नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, यानी भूमि पर, पूंजी पर, श्रम पर, उद्यम पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। क्लियर हो गया? अगली विशेषता क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन करता है, क्या करता है? उत्पादन करता है। उस उत्पादन का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उस उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार, वो कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर? अगली विशेषता, एक एक करके हम सारे विशेषता पर आएंगे। ऐसा अर्थव्यवस्था जहां निजी व्यक्ति वर्चस्व में होते हैं तथा सरकार का उत्पादन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, तो समझ जाइए वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां वर्चस्व में कौन है?
निजी व्यक्ति है, वर्चस्व किसमें? उत्पादन करने में। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी व्यक्ति का वर्चस्व है और सरकार उत्पादन में ज्यादा हस्तक्षेप, वस्तु या सेवा के उत्पादन में सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, वर्चस्व किसका रहता है? निजी व्यक्ति का। तो वो समझिए कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम यानी कि उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने का, प्रोडक्शन करने का उद्देश्य क्या होता है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्चस्व में कौन रहता है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, यानी उत्पादन का सारा भार मुख्य रूप से किस पर होता है? निजी व्यक्ति पर होता है। निजी व्यक्ति की जगह निजी कंपनी भी हम कर सकते हैं। क्लियर है? तीन विशेषता समझे। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां हर तरह का उत्पादन लाभ कमाने के लिए किया जाता है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है या सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, वर्चस्व में निजी व्यक्ति अथवा निजी कंपनी, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ रहे हैं ना? याद होते जा रहा है ना? अगली विशेषता कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगली विशेषता कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मुख्य रूप से, उत्पादन मुख्य रूप से निजी व्यक्ति या कंपनी द्वारा होता है, जिसमें होता है और उनके बीच गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। बात समझे कि समझे? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के द्वारा होता है, और उन निजी व्यक्ति और कंपनियों के बीच क्या पाई जाती है? गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर एक कंपनी दूसरे से आगे निकलने के होड़ में लगे रहते हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के उपाय करते रहते हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी को दबाने के लिए तमाम तरह के उपाय करते रहते हैं। हर कंपनी एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने का होड़ में लगा रहता है। इसलिए हम लिखे हैं कि उनके बीच क्या पाया जाता है? इसलिए हम लिखे उसके बीच क्या पाया जाता है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार पुनः ध्यान दीजिए दोस्तों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्चस्व में कौन रहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का उत्पादन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्य रूप से निजी व्यक्ति और कंपनी के बीच होता है। उनके बीच गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। अगली विशेषता कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु या सेवा के कीमत के निर्धारण बाजार के शक्ति द्वारा होता है, और बाजार के शक्ति के अंतर्गत आता है मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? बाजार के शक्तियों के द्वारा होता है। और बाजार के शक्ति का मतलब क्या है? मांग और पूर्ति, डिमांड और
सप्लाई यानी इस अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई ही निर्धारित करता है किसको? कीमत को। इस अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति अथवा बाजार की शक्ति ही निर्धारित करता है किसको? कीमत को। अब कहिएगा कि इसके द्वारा कीमत कैसे निर्धारित हो जाएगा? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। तो डिमांड और सप्लाई के द्वारा मांग अधिक होगी तो कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर निजी व्यक्ति या निजी कंपनी देखेगा कि किसी उत्पाद का डिमांड यानी मांग बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूलना चाहेगा। अगर देखेगा कि डिमांड बहुत कम है तब वह बेचने के लिए कीमत को क्या करेगा? घटा देगा। उसी तरह जब मार्केट में किसी वस्तु या सेवा का सप्लाई बढ़ जाएगा तो जल्दी बेचने के लिए कंपनियां उसका कीमत क्या करेगी? घटा देगी। सप्लाई घट जाएगा तो कीमत को क्या करेगा? बढ़ा देगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? बाजार के शक्ति का मतलब क्या? बाजार की शक्ति किसे कहते हैं? बाजार की शक्ति किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? बात समझे कि नहीं समझे? अब हमको नहीं लगता कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको कोई दिक्कत होगा। कोई दिक्कत होगा? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने का उद्देश्य क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्चस्व में कौन होते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन में सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। अब देखिए, जैसे उत्पादन करना है परमाणु बम का तो अर्थव्यवस्था कोई भी रहे उत्पादन करेगा सरकार, है कि नहीं है? सरकार नहीं कहेगी किसी को जाओ परमाणु बम का उत्पादन कर लो, तुम नहीं कहेगी। तो ऐसे ऐसे कुछ उत्पादन ऐसे होते हैं जो देश में केवल सरकार ही करना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक दृष्टि से, समाजवादी दृष्टिकोण से अच्छा होता है। कोई भी देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जहां निजी व्यक्ति का वर्चस्व होता है, फिर भी वहां अगर सरकार को परमाणु बम का प्रोडक्शन करना तो सरकार उसके लिए खुद प्लांट लगाएगी। वो निजी कंपनियों को यह उत्पादन करने का अधिकार नहीं देगा, या देगा भी तो उसमें शर्तें लगा देगा। तुम उत्पादन तो करेगा लेकिन बेचेगा नहीं। बेचेगा तो केवल हम ही ठोक बेचेगा, बेचेगा तो हमसे पूछ के बेचेगा। इस तरह के शर्तें लगाकर उत्पादन करने देगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्चस्व में कौन होते हैं? सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है और उनके बीच क्या पाई जाती है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्लियर हो गया? अब आप इस बात को समझिए कि पूरे विश्व में कोई अर्थव्यवस्था सबसे पहला आकार लिया। पूरे विश्व में कोई अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम आकार लिया तो वो कौन थी? पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था है। विश्व में सबसे पहले अर्थव्यवस्था के जिस स्वरूप का उद्भव हुआ वो स्वरूप कौन सा था? पूंजीवादी। हम आपको बताएं ना कि साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? उन 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी है, समाजवादी और उस 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था में जो सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था वो कौन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। विश्व में जिस अर्थव्यवस्था ने सबसे पहले आकार लिया वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न स्वरूप में सबसे पुरानी कौन है और सबसे पुरानी क्यों है जानते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो आकार लिया
वो आकार लेने में मुख्य योगदान जो है, वह मुख्य योगदान जो है वह किसका है? एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ के विचारों से ही पनपा कौन सी अर्थव्यवस्था? यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ के विचारों से ही पनपा कौन सी अर्थव्यवस्था? और एडम स्मिथ के जिस विचार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने एक आकार लिया सर्वप्रथम, वह विचार का नाम है अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप का सिद्धांत, अंग्रेजी में इसे लेसेज फायर पॉलिसी कहते हैं। अहस्तक्षेप का सिद्धांत, लेसेज फायर पॉलिसी, ये किसके द्वारा दिया गया है? और एडम स्मिथ का यही सिद्धांत, एडम स्मिथ का यही सिद्धांत नींव है किस अर्थव्यवस्था का? एडम स्मिथ का अहस्तक्षेप का सिद्धांत, लेसेज फायर पॉलिसी ही नींव है किस अर्थव्यवस्था का? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। अब यह सिद्धांत कहता क्या है? हस्तक्षेप का सिद्धांत कहता क्या है? हस्तक्षेप का सिद्धांत कहता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। मतलब सरकार को क्या करनी चाहिए? हस्तक्षेप करनी चाहिए। और अर्थव्यवस्था को किसके अधीन छोड़ देनी चाहिए? बाजार के शक्ति के अधीन छोड़ देनी चाहिए, अथवा डिमांड और सप्लाई के अधीन छोड़ देनी चाहिए। इससे उत्पादन करने वालों को भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। ये बात कौन कह रहे हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अपने हस्तक्षेप के सिद्धांत में ये बताए हैं कि एक अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं बल्कि हस्तक्षेप करनी चाहिए और अर्थव्यवस्था को बाजार के शक्ति के अधीन अथवा मांग और पूर्ति के अधीन छोड़ देनी चाहिए। इससे सबका फायदा होगा, यानी उत्पादक को भी फायदा होगा, उपभोक्ता को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। उत्पादक को यह फायदा होगा कि वे अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे। उपभोक्ता को यह फायदा होगा कि वे मनपसंद सामान खरीद पाएंगे। और अगर उत्पादक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, उपभोक्ता मनपसंद सामान खरीद पाएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार का कर संग्रह ज़्यादा होगा, यानी फायदा सरकार का भी होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? एडम स्मिथ कह रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के कितना ही प्रकार है, लेकिन उन प्रकारों में सबसे पुरानी व्यवस्था कौन सी है? पूंजीवादी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। एडम स्मिथ के किस सिद्धांत पर आधारित है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? हस्तक्षेप के सिद्धांत। हस्तक्षेप के सिद्धांत किसको हस्तक्षेप करने के लिए कहता है? सरकार को कहता है। किसको हस्तक्षेप करने के लिए कहता है? या हस्तक्षेप का सिद्धांत कहता है कि अर्थव्यवस्था को किसके अधीन छोड़ देना चाहिए? क्लियर? और जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस नहीं, यूनाइटेड किंगडम, जापान, सब में कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान समय में जितने पावरफुल कंट्री हैं सब किस अर्थव्यवस्था में है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है। कहिए डियर फ्रेंड, समझे? पूंजीवादी समझे? विशेषताओं को समझे? एक बार फिर से देख लीजिए। फ्रेंड, पूंजीवादी समझे? किस अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का वर्चस्व होता है? एडम स्मिथ ने किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? विश्व में अर्थव्यवस्था की सबसे पुरानी विचारधारा कौन है? पूंजीवादी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्य रूप से किसके द्वारा?
किसके द्वारा? क्लियर? पढ़िए एक बार पूंजीवादी को पढ़िए। चलिए, रितु यादव का इन्फ्लेशन इसमें लागू होगा क्या? सब में लागू होगा। इन्फ्लेशन हमारा अगला चैप्टर है दोस्तों। गला काट प्रतियोगिता क्या होता है? गला काट प्रतियोगिता मतलब बड़ी भीषण प्रतियोगिता, एक दूसरे को मार देने तक की भी नौबत आ जाती है दोस्तों। एक फिल्म है कॉर्पोरेट, फिल्म देखे हैं? नहीं देखे हैं? एक फिल्म है कॉर्पोरेट, नाम है उसका। बिपाशा बसु उसमें काफी अच्छा एक्टिंग किया है। और वह फिल्म कॉर्पोरेट फिल्म जो है कंपनी के बीच के गला काट प्रतियोगिता पर ही आधारित है। गला काट प्रतियोगिता मतलब कि एक कंपनी दूसरों को कुछ भी कर देने के लिए तैयार है, नहीं कुछ मिला है तो मार देने का भी नियत रखता है इस अर्थव्यवस्था में दोस्तों। इन्फ्लेशन इसमें लागू होगा। पहले इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि लागू होगा कि नहीं होगा। चाइना पूछ रहा है, चाइना की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी नहीं है। चाइना की अर्थव्यवस्था क्या है? सामुदाय मोबाइल। कहाँ है जी? नौकरी का स्थिति क्या है? इधर मोबाइल खोल रहा है। एनी प्रॉब्लम? लेकिन दोस्तों समय बीतना, आप तो ये जान गए कि सबसे पहले कौन अर्थव्यवस्था आकार लिया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले किस अर्थव्यवस्था का विकास हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं का शोषण होने लगा। क्या होने लगा? शोषण होने लगा। लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। समय बीतने के साथ साथ लाभ कमाने के लिए कंपनियां कुछ भी कर देता था। 10 रुपया का सामान है, कंपनियां उस पर 40 रुपया रखकर बेचने लगे। यानी समय बीतने के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो विकास बहुत किया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इस अर्थव्यवस्था में एक तरफ उपभोक्ताओं का शोषण होने लगा और दूसरी तरफ श्रम करने वाले लोगों का भी शोषण होने लगा। एक तरफ किसका शोषण होने लगा? उपभोक्ता को उसे उचित सामान नहीं मिलता था, या मिलता था तो बहुत ज्यादा कीमत पर। और दूसरी तरफ इस अर्थव्यवस्था में जो श्रम करने वाले लोग हैं उन्हें भी श्रम की सही कीमत नहीं दी जाती थी। सारा का सारा प्रॉफिट निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के हिस्से में चला जाता था। धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विरोध के स्वर उठने लगे। धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बहुत व्यापक विरोध होने लगा। अंततः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इतना कड़ा विरोध हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पैरेलल एक नया अर्थव्यवस्था जन्म लिया, और वो अर्थव्यवस्था थी कौन? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव तब हुआ विश्व में, ध्यान दीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव तब हुआ विश्व में जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण बढ़ने लगा। किसका शोषण? उपभोक्ताओं का और श्रम करने वालों का। समय बीतने के साथ साथ उपभोक्ताओं और श्रम करने वाले लोगों का जब शोषण होने लगा तो इस शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद होने लगी, और धीरे धीरे करके आवाज इतनी बुलंद हुई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चैलेंज देने के लिए एक नई अर्थव्यवस्था का इजाद किया गया। और वो नई अर्थव्यवस्था क्या थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के विचार को जन्म देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कार्ल मार्क्स का है दोस्तों। कार्ल मार्क्स का है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो ये नारा दिया था कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में ही दिया था। कार्ल मार्क्स पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने विश्व को बताया कि ये पूंजीवादी लोग उपभोक्ताओं का भी शोषण करते हैं और श्रम करने वालों का भी शोषण करते हैं। कार्ल मार्क्स ने ही सबसे पहले बताया कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, ये शोषक अर्थव्यवस्था है, शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था का हम विरोध करते हैं। और कार्ल मार्क्स का इतना विरोध हुआ कि एक नई अर्थव्यवस्था ही जन्म ले लिया, और वो कौन सी थी? तो आइए दोस्तों कल के क्लास में समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे दोस्तों।
फुल नोट कब मिलेगा? फुल नोट पर अभी काम चल ही रहा है दोस्तों, इसलिए नहीं दिए हैं। फुल नोट तो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो पुराना वाला है। आपके बैच में नोट बदल रहा है। बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड तो हर चीज है दोस्तों। तीसरा नंबर चैप्टर में थ्योरी नहीं है, वहां क्वेश्चन का ही डिस्कस कराएंगे। चलिए सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल के क्लास में समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ। बंद कीजिए ऑनलाइन क्लास को। क्वेश्चन पर